जो पढ़े लिखे प्रतिभावान विभिन्न श्रेणियों में अपना अर्जित अर्जित कर चुके ऐसे लोग हैं, क्या उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए? शहरों में आकर रहने वाले आदिवासी युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। एजुकेटेड यूथ होगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। युवा आयोग नाम जैसा सजेस्ट करता है, युवाओं के लिए आयोग है। कुछ बातें हैं जो युवाओं से सरकार तक पहुंचनी चाहिए। प्रदेश का युवा इंदौर में आता है तैयारी करने के लिए, 5-5, 6-6 साल रुकता है, वो परीक्षा देता है, तो परीक्षाओं में अनियमितता सामने आ जाती है, तो उसको लेकर के युवा आयोग क्या करेगा? जो पढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर इसका हल ढूंढने का निश्चित प्रयत्न करेंगे। कि आज भी विधानसभा या लोकसभा में युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा दार्शनिक लगेगा, पर यह बिल्कुल सत्य है। जी, ना कोई आयोग पैदा कर सकता है, ना कोई सरकारी एजेंसी या ऑफिस पैदा कर सकता है। युवाओं से बात कर रहा था, उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें ओबीसी का जो देखिए, ओबीसी आरक्षण के मामले में तो कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सबके सामने होगा, और भारत में संविधान का राज है और संविधान का रक्षक जो है वो हमारी न्यायपालिका ही है। आत्महत्या के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको लेकर के युवा आयोग क्या करेगा? देखिए, ये जो सारे मुद्दे हैं ये एक दिन में हल करने या हल हो सकने जैसे मुद्दे नहीं। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ऐसे माध्यम जैसे आपका माध्यम है, जिससे युवाओं की बात पहुंच सके और युवाओं तक बात पहुंच सके। तो और आप लोग वो काम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको साधुवाद, बधाई भी दे रहा हूं। नमस्कार, नेशनल यूथ सिंपोजियम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं परिचय आपको पहले करवा दूं। डॉक्टर निशांत खरे जी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। सर, आपका इतना अच्छा सफर रहा है जीवन का, और आप इस बड़े पद पे बैठे हैं। आपका सर पारिवारिक सफर कैसा रहा? पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसा मुझे लगता है कि अधिकांश भारतीयों की होगी वैसे ही थी। एक मॉडेस्ट मिडिल क्लास परिवार जैसा होता है जी, वैसा ही रहा। माताजी पिताजी दोनों डॉक्टर्स हैं जी। दादाजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क वगैरह हुआ करते थे। अच्छा। तो एक बहुत ही मॉडेस्ट अपब्रिंगिंग जैसी एक सामान्य भारत में मिडिल क्लास परिवार की होती है वैसी ही रही। जैसे आपका बैकग्राउंड मेडिकल का रहा है, पारिवारिक में सब लोग माता पिता अगर मेडिकल में, तो आपने भी मेडिकल ही चुना कुछ और? बिल्कुल, वो एक शौक का विषय भी था। जो चुना वो अपनी चाव से ही चुना था जी। पिताजी को देखकर एक इंस्पिरेशन था कि डॉक्टर बनना है और सर्जन ही बनना है, ऐसा हमेशा से मन में था। उसके कारण बॉम्बे से एमबीबीएस करा जी। फिर सर्जरी में एमएस करा। सर्जरी में एमएस करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच करा। मुंबई में केएम करके एक बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहा प्लास्टिक सर्जरी में, और फिर वहाँ से रिज़ाइन करके अब इंदौर में जो प्रैक्टिस है वो अपनी शुरू करी। तो शिक्षा का सफ़र ऐसा ही रहा। जी सर, आपने इतना अच्छा, आपका इतना सफल करियर रहा है। आप प्लास्टिक सर्जन हैं, इतना, जैसे हम लोग आ रहे थे हमने देखा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है और इतना बड़ा नाम है आपका मेडिकल में। उसके बाद आपने राजनीति चुनी, तो इसका क्या कारण है? देखिए, ये इसका उत्तर मैं आपको एक प्रति प्रश्न से दे सकता हूँ। जो पढ़े लिखे प्रतिभावान विभिन्न श्रेणियों में अपना अर्जित कर चुके ऐसे लोग हैं, क्या उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए? और अगर वे राजनीति में नहीं आएंगे तो क्या सिर्फ उन्हीं को राजनीति में आना चाहिए जो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं? तो राजनीति समाज के लिए होती है, समाज का प्रतिबिंब है। जैसा समाज में लोग हैं वैसे ही लोग हमको राजनीति में दिखेंगे, और सब पढ़े लिखे युवाओं को अच्छा जो काम कर सकते हैं समाज में, मेरा तो उल्टा मानना है कि ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में भी अच्छा करते हैं और समाज के लिए भी अच्छा करने का मन करते हैं, उन्हें राजनीति में आना ही चाहिए। जी सर, जैसा हमें जानकारी हमारी रिसर्च टीम ने करी थी, कोविड के समय आप स्टेट क्राइसिस कमेटी में थे। कोविड तो हमारे समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन जब आप इतने स्टेट की क्राइसिस कमेटी के सदस्य के रूप में जब आप कार्य कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
देखिए, कोविड को लेकर सबसे बड़ी चुनौती पहली तो अनभिज्ञता थी। कोई नहीं जानता था कि ये क्या चीज़ है, ना तो दुनिया भर के साइंटिस्ट जानते थे, मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद भी ना हम जानते थे क्या मेडिकल रिस्पांस होना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस होना चाहिए, क्या पब्लिक रिस्पांस होना चाहिए, ये कुछ भी जानकारी में नहीं था। निर्णय भी जो लेने पड़ते थे वो सीमित ज्ञान के आधार पर और सीमित इन्फॉर्मेशन के आधार पर लेने पड़ते थे। जैसा ठीक लगे वैसा निर्णय लेना है, सही या गलत तो समय के गर्भ में छुपा था, समय ही बताएगा कि सही होगा कि गलत। तो पहली प्रॉब्लम अनभिज्ञता थी। दूसरा कठिन चीज़ थी तो लोगों का मन बनाना। अल्टीमेटली वो एक पब्लिक डिजीज़ थी। पब्लिक डिजीज़ से मेरा मतलब ऐसी डिजीज़ जो थी जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के डोमेन में थी, प्राइवेट व्यक्ति की बीमारी ना होकर समाज की फैलने वाली बीमारी थी। तो लोगों का कठिन चीज़ों के लिए लोगों पर अंकुश लगा के उस चीज़ के लिए मन बनाकर रखे रहना, ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। और तीसरा जो मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा काम था उस समय, वो था लगातार अफवाहों से जूझकर उनको ख़त्म करना और जो सत्य प्रमाणिक जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाते रहना। तो इस बीच पे जैसे उस समय कोविड आया था सर, तो मतलब हम लोग जब देखते हैं मेडिकल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास नहीं था, तो उसको सृजित करना, उसको संभालना, तो वो सबसे बड़ी चुनौती मुझको लगता है कि आपके सामने रही होगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तो खड़ा हो नहीं सकता था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूज़, उसका ऑप्टिमाइजेशन, कैसे उसको हम सुनियोजित तरीके से उपयोग करके और परिणाम ला सकते हैं, ये एक बड़ा काम था। हमने उस समय यहाँ शायद जो लोगों ने चर्चा सुना होगा, राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो परिसर था, वहाँ पर एक 1200 पलंग का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल 8 दिन में ही खड़ा कर दिया था। जब वो खड़ा करा और उसके लिए जब हम सभी और मैं भी जब समाज से कुछ चीज़ों के लिए आग्रह करने जाता था तो ना कभी सुनने में ही नहीं आता था। लोगों का ये मन था कि ये समाज के सामने चुनौती है और हमने इसको हल करना है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रश्न जरूर वो खड़े कर कर गया है कि आगे आने वाले समय में हम इन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने सिस्टम को तैयार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। इस पे सर WHO के जो हेड है उनका भी बयान आ चुका है कि ऐसी महामारी और भी बड़ी आ सकती है, तो उसके लिए तैयार हमको रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो सर जैसे आपने आदिवासी समाज के लिए, खासकर आदिवासी युवाओं के लिए आपने बहुत कार्य किया है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो आदिवासी समाज से आए हुए युवा जो हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है जिसके लिए आप कार्य करते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये करेक्ट करूं कि हम सब समाज के साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल। समाज के लिए तो कोई काम हो नहीं सकता, पर समाज के साथ समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए और ये करने का प्रयत्न भी करते हैं। जो आदिवासी वर्ग का आने वाला युवा है, इसमें हमको ये समझना होगा कि 15-20 साल में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है और उसने चुनौती भी खड़ी करी। बड़ी संख्या में, खासकर अभी जो मध्य प्रदेश सरकार है शिवराज सिंह जी की जब से गवर्नमेंट में आई थी, बड़ी संख्या में आदिवासी बेल्ट में स्कूल्स बने, स्कूल्स के बाद हॉस्टल्स बने, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रारंभ हुई। स्कूल नहीं जा पाते हैं तो गाड़ियाँ मिलना और सब मिलना शुरू हुआ। शहरों में आकर रहेंगे तो हॉस्टल बड़ी संख्या में बने, जब हॉस्टल कम पड़ने लगे तो किराए से रहने का पैसा मिलने लगा। इस सब के कारण हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले आदिवासी युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी। दूसरी चीज, शहरों में आकर रहने वाले आदिवासी युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अब ये अपने आप में चुनौती भी खड़ी करता है। एजुकेटेड यूथ होगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एजुकेटेड यूथ होगा तो कई बार वो मन में ये मान लेता है कि ये जो मुझे छोटी नौकरी मिल रही है यही सबसे अच्छी है और अपने नैसर्गिक काम को छोड़कर काम ढूंढने लगता है जो उसके घर का काम था, जिसको वो जानता था। एजुकेटेड यूथ होगा तो व्यवस्थाओं से प्रश्न भी खड़े करता है और मुझे लगता है कि ये सारे परिवर्तन जो है ये सकारात्मक ही है। हमने सिर्फ समाज को ये समझाने की ज़रूरत है और आदिवासी युवाओं को ये समझाने की ज़रूरत है, और वो समझ भी रहे हैं, वो खुद भी समझदार हैं कि 100 के 100% लोग अगर कोई एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ना वो सेलेक्ट हो सकते हैं और ना 100 के 100% लोगों को नौकरी दी जा सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट के विभिन्न प्रकार के माध्यम ये आदिवासी समाज के बीच खड़े करना, उनकी आदिवासियत को बरकरार रखते हुए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सर, युवा आयोग के आप अध्यक्ष हैं। पहली युवा नीति में इस आयोग का गठन हुआ। युवा आयोग क्या है और ये युवा आयोग युवाओं के लिए, खासकर प्रदेश के युवाओं के लिए किस तरीके से कार्य करेगा? देखिए, युवा आयोग नाम जैसा सजेस्ट करता है, युवाओं के लिए आयोग है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सरकार से युवाओं को जानी चाहिए, कुछ बातें हैं जो युवाओं से सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इसके लिए कोई माध्यम चाहिए।
असेंशियली ये एडवाइजरी बॉडी है जो सरकार को युवाओं से संबंधित नीतियां, चाहे वो युवाओं के छूने वाला कोई भी विषय हो, एजुकेशन हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो कल्चर या सांस्कृतिक विरासत को संभाले रखना हो सकता है, या अन्य कोई भी विषय हो सकता है। ऐसे सारे विषयों पर सरकार को सलाह देकर जो युवाओं का मन है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। कुल मिलाकर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन माध्यम युवा, जो अब हमारे देश का 65-70% है, और सरकार या एस्टेब्लिशमेंट, इसके बीच में स्थापित हो, यही मुझे लगता है युवा आयोग का मूल काम है। तो युवा आयोग युवाओं की जो परेशानियां हैं उसको हल करने का पूरा कारगर, उनकी परेशानियों को हल करने में कारगर साबित होगा? क्यों नहीं कारगर साबित होगा? अभी हम देखिए, इसको मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ ना, तो आपको उसी भाषा में समझा सकता हूँ। डॉक्टर आपकी समस्या का हल तभी बहुत अच्छा कर सकता है जब आप अपनी बीमारी, आप जो महसूस कर रहे हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वो उसे ठीक शब्दों में समझा सकें। नहीं समझा पाएंगे तो डॉक्टर आपकी समस्या हल नहीं कर सकता। तो अगर आयोग के माध्यम से युवाओं का मन ठीक तरीके से सरकार के सामने पहुंचेगा तो सरकार निश्चित रूप से परेशानियां हल कर सकेगी। ठीक है। आज के समय में देखा जाए तो सर, जैसे युवा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बड़ा नाखुश है सर, क्योंकि आप जैसे इंदौर में आप देख भी रहे होंगे। मध्य प्रदेश का युवा इंदौर में आता है तैयारी करने के लिए, 5-5, 6-6 साल रुकता है, वो परीक्षा देता है, तो परीक्षाओं में अनियमितता सामने आ जाती है। तो उसको लेकर के युवा आयोग क्या करेगा? उसको वो अनियमितता सही कर सकता है? देखिए, अनियमितता सही करना तो जिन एजेंसी का काम है उन्हीं का ही काम है। आयोग के माध्यम से युवाओं के मन की बात जानकर क्या वो परेशानियां महसूस कर रहे हैं और उसको सुधार करने हेतु क्या सुझाव हैं, ये जरूर दिए जा सकते हैं जी। बहुत, और मैं इस चीज़ का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि बहुत शिद्दत से सभी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी ने ये कोशिश करी है कि कितने निरपेक्ष, कितने न्यूट्रल और कितने जो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, ऐसे एग्ज़ाम्स करे जा सकें। लेकिन हर नई व्यवस्था जो खड़ी करते हैं, मुझे लगता है उसमें सेंधमारी के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। जो लोग हैं वो काफ़ी समझदार हैं, उसके तरीके भी ढूंढते हैं। तो ये तो शायद एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमने कुछ परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। आज के समय में कुछ परेशानियों को लेकर विषय बार बार उठते रहे हैं, व्यापम को लेकर प्रश्न खड़े हुए हैं, गलत प्रश्नों पूछे जाने को लेकर प्रश्न खड़े हुए हैं। अभी विद्यार्थी आकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी प्रश्न खड़े करते हैं कि इससे हमारा नुकसान होता है। अब इसमें दो भाग रहते हैं, देखिए हमेशा एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का उत्तर है। तो उत्तर का विकल्प का भी आपको ये देखना पड़ेगा कि हम जो विकल्प लाकर खड़ा करने वाले हैं, कहीं ये तो भविष्य में चल के एक नई समस्या नहीं बन जाएगा। तो ये ऐसी चीजें नहीं है जो कि दिनों घंटों हफ्तों में हल की जा सकती हैं। अच्छे से मंथन कर और मुझे लगता है आयोग के माध्यम से युवाओं को और जो पढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर इसका हल ढूंढने का निश्चित प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल सर, कौशल विकास योजना या युवाओं के लिए कौशल कमाओ, सीखो और कमाओ योजना जो अभी युवा आयोग और युवा नीति में सामने आई है, इससे ये युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए कारगर साबित होगी क्या? देखो, आप इसकी थोड़ी जरा पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। जब, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करेंगे तो बताएंगे भी, जब ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कौशल विकास केंद्र तो खोले, पर कौशल विकास केंद्र जो अपन खोल रहे हैं, ये कौशल विकास केंद्र से हमको टेंजिबल आउटकम, यानी जो आउटकम रिजल्ट में परिवर्तित होता है, ये कितना मिल रहा है, इसके गैप को कैसे भरें। फिर एक ड्रॉप आउट रेट की समस्या थी, जो लोग आते तो हैं कौशल विकास के लिए पर रहते नहीं। तो जब उनसे बात करी तो दो चीज़ें समझ में आई। एक, जो कौशल हम दे रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है कि नहीं, ये कैसे तय होगा, देने वाला कोई और है, उपयोग करने वाला कोई और है। दूसरी चीज, जिस समय वो ट्रेनिंग ले रहा है उस समय उस परिवार के आय का स्रोत क्या होगा। ये बहुत धनाढ्य परिवारों से तो नहीं आते ना कि पहले से ही कमाई हो, उनके लिए तो प्रतिदिन की इनकम चाहिए। एक तरीका हो सकता था, या जो होता है, या जो हम आजकल चर्चा सुनते हैं, अभी कांग्रेस ने भी जिसकी चर्चा करनी शुरू करी कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। मुझे लगता है ये तो सिर्फ लोगों को आत्मनिर्भर की बजाय सरकार पर निर्भर बनाने के अलावा का एक टूल है, बस और कुछ नहीं। इसलिए फिर ये रास्ता निकाला गया कि हम ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री प्रमोट करें। इंडस्ट्री को वर्कफोर्स चाहिए, वर्कफोर्स को जॉब चाहिए। इन दोनों की मैच मेकिंग क्या है, हम इन दोनों को मिला सकते हैं। इनकी मैपिंग कराकर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए बच्चे दें, इंडस्ट्री खुद उन्हें ट्रेन करे और ट्रेनिंग के दौरान की स्टाइपेंड जो है वो सरकार दे। एक प्रयोग के रूप में इसे शुरू कर देखें। हमारा मानना है इससे हम एम्प्लॉयबल यूथ
एक एजुकेटेड यूथ है और एक एम्प्लॉयबल यूथ है। एम्प्लॉयबल यूथ यानी जो नौकरी पर रखने योग्य है, तो हम एक एम्प्लॉयबल यूथ जनरेट कर पाएंगे। मुझे लगता है नवाचार है और ये जरूर सफल होगा। मैं आशा करता हूँ कि सफल हो। सर, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मेरे मन में है, जहन में आ रहा है कि ITI हम लोग हर छोटे छोटे शहरों में स्टार्ट करते हैं, सरकार स्टार्ट करती है। जो युवा पढ़ा लिखा है, जो आज शहर में पढ़ रहा है, फिर वो वापस जाकर के अपने गांव में, उसका पुश्तैनी कार्य है कृषि, वो कृषि करना चाहता है। तो कृषि को आधुनिक कृषि बनाने के लिए, जिससे हम लोग जो अनाज का भंडारण और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर सकें, और कृषि जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आती है, हम लोग उसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करते हैं। तो उसमें युवाओं के प्रशिक्षण के लिए सरकार या योजना या युवा आयोग के पास कुछ योजना है? देखिए, ये एक प्रश्न है जिस पर लगातार डेलिब्रेशन चल रहा है। अब इसमें मैं एक भाग और जोड़ता हूँ। एक है कृषि, जो उसका पुश्तैनी धंधा है। दूसरा है वायबल कृषि, यानी जो कृषि वो कर रहा है उससे उसकी आय बढ़ती है कि नहीं, निरंतर बढ़ती है कि नहीं। अगर जमीन को में कुछ दूसरा काम करने से उसकी आय कई गुना बढ़ेगी और खेती से नहीं, तो खेती कितने दिन सस्टेन करेगा? और आप कैसे कुछ लोगों को मजबूर करेंगे कि तुमको सिर्फ खेती ही करते रहना है? तो वायबल कृषि जो है, ये किस तरीके से हो बिना जन सामान्य पर बोझ डाले, ये एक प्रश्न है जिस पर कि अभी लगातार लगे हुए हैं इसका सलूशन ढूंढने के लिए। सरकार इसमें कहाँ सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में आ सकती है? प्रोडक्शन बिना जमीन की गुणवत्ता को खराब करे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ी उछाल कृषि के क्षेत्र में ली है। हम बहुत सारे क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा से आगे हैं। क्या हम दुनिया का एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं? क्या हमारे यहाँ का कृषि प्रोडक्ट दुनिया भर में जा सकता है? उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता होगी। ऑर्गेनिक कृषि की तरफ आजकल कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड का झुकाव है, लोगों का भी सबरान शहरों में झुकाव होता जा रहा है। तो कृषि के प्रश्न के 5-6 भाग हैं। इन 5-6 को जब तक समग्रता से नहीं सोचेंगे तब तक हल नहीं निकलेगा। अच्छा, तो ये तो रही कृषि की बात। एक प्रश्न मेरे सामने सर बहुत दिनों से वो है कि हम लोग, जैसे आपने अभी पहले बोला कि 65-70% हमारी आबादी देश की युवा है, लेकिन उसका क्या कारण है कि आज भी विधानसभा या लोकसभा में युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम देखने को मिलता है? देखिए, समय के साथ हम देखेंगे तो युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, एक। दूसरी चीज, हमने ये मानकर चलना होगा कि अगर हम राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो हमको राजनीति के क्षेत्र की कोई डिग्री तो होती नहीं है कि एग्जाम पास कर लेंगे तो हमको विधायक की टिकट मिल जाएगी और अगला एग्जाम पास करेंगे तो सांसद की मिल जाएगी। कितने भी आप पढ़े लिखे हों, कितने भी आप एजुकेटेड हों, कितना भी आप में पोटेंशियल हो, ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें जमीन में आकर, जमीन पे नीचे उतरकर, संगठन के बीच में, लोगों में जाकर और काम करने की जरूरत पड़ती है। यही एकमात्र रास्ता राजनीति में ऊपर आने का है। यही एकमात्र रास्ता भारत में भी है और यही एकमात्र रास्ता पूरे विश्व में भी है। तो मैं फिर जो पहला प्रश्न था उसी को फिर दोहराऊंगा। मैं तो आपके माध्यम से युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने पढ़े लिखे टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो ये मानते हैं कि उनमें ये मादा है कि वो नीचे उतरकर राजनीति क्षेत्र में उपजने वाले संघर्ष को झेल सकते हैं और उस संघर्ष से पार पा सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस ओर रुख करना चाहिए। आशा करता हूं कि भविष्य में आने वाले समय में एक हम बड़ा अच्छा एजुकेटेड यूथ का प्रतिनिधित्व भारत की राजनीति में देखेंगे। हमारा उद्देश्य ही सर ये है, नेशनल यूथ सिंपोजियम का जो यूट्यूब चैनल है वो यही पे काम कर रहे हैं। हम लोग इसलिए इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हैं कि यूथ ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो। मैं आपके माध्यम से ये संदेश आपके सारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, ऐसा जितना भी युवा है जो इस मामले में कुछ आगे आकर करना चाहता है, जिसके पास कुछ प्लान है, उसका कुछ क्षेत्र है, वो किसी भी प्रकार की अगर सलाह चाहता है, मदद चाहता है, तो मेरे रास्ते खुले हैं, वो आ सकते हैं। जितना मुझ में सामर्थ्य होगा उतना मैं उचित सलाह देकर उचित दिशा देने की जरूर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और नए नए आइडियाज़ बहुत सारा। ये भी सर मुझे लगता है कि युवा, हमारे जो मध्य प्रदेश का युवा है, उसके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा उसके पास आइडियाज़, इनोवेशन आइडियाज़ है, लेकिन उसको कुछ मार्ग नहीं मिल पाता कि वो अपने आइडियाज़ को कहाँ ले जाए, कहाँ, क्योंकि उसके पास आइडिया है लेकिन मार्ग नहीं है कि वो कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। आपका अगर सहयोग मिलेगा तो खासकर युवाओं को मैं मानता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा सहज लगेगा और वो कुछ बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे। तो सर, युवा जैसे हम लोग देखते हैं कि ये तो आपने अपने राजनीति की बात करी कि युवा राजनीति में आए और ये
युवाओं को राष्ट्रीय चेतना और उनकी संस्कृति की समझ पैदा करने के लिए युवा आयोग कुछ कार्य करेगा? देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा दार्शनिक लगेगा, पर ये बिल्कुल सत्य है जी। सांस्कृतिक चेतना ना कोई सरकार पैदा कर सकती है, ना कोई आयोग पैदा कर सकता है, ना कोई सरकारी एजेंसी या ऑफिस पैदा कर सकता है। सांस्कृतिक चेतना समाज के हाथों ही पैदा होती है, और सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की इकाई सिर्फ परिवार ही हो सकता है। आप और मैं याद कर लीजिए तो हम में जितने संस्कार हैं वो हमारे परिवार के कारण है, किसी पॉलिसी, किसी वोट या किसी पार्टी से जुड़ने के कारण नहीं है। सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की इकाई जो है वो परिवार ही होगा। हाँ, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी जाए, उचित जानकारी लोगों तक नीचे पहुँचे। हम सही प्रकार का इतिहास, सिर्फ लेफ्टिस्ट लीनिंग से लिखा गया और अंग्रेजों द्वारा प्रभावित करा गया इतिहास नहीं, भारत का सही इतिहास लोगों तक पहुंचा सके, इसका प्रयत्न जरूर कर रहे हैं। सर, जब मैं आ रहा था यहाँ पर तो युवाओं ने काफी बहुत सारे लोग थे जो मैं भंवरकुआ से कुछ युवाओं से बात कर रहा था। कुछ डिमांड्स थी उनकी। ये डिमांड्स थी कि सबसे पहले तो अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ओबीसी का जो माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है ओबीसी आरक्षण का, उसको लेकर के अभी बहुत सारी अनियमितताएं परीक्षाओं में होती हैं। जैसे पीएससी 87 और 13% के फॉर्मूले पे चल रहा है, डिले बहुत कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी आरक्षण के मामले में तो कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सबके सामने होगा, और भारत में संविधान का राज है और संविधान का रक्षक जो है वो हमारी न्यायपालिका ही है। वो जो निर्णय देगी वो हमें मान्य करना चाहिए। उस निर्णय से अगर हमें आपत्ति है तो अपील के रास्ते उसमें खुले रहते हैं, उस रास्ते जाया जा सकता है। 87-13 वाले फॉर्मूले की जो आप बात कर रहे थे, तो कोई ना कोई रास्ता, लंबे समय तक एक निर्णय के लिए सारी पोस्ट रोकी जाए, ये तो शायद ठीक नहीं होता। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा प्रैक्टिकल तरीका था इसको करने का। पर हम सब भारत के संविधान में कोर्ट की व्यवस्था में आस्था रखें, और कोर्ट, आशा करता हूं कि उचित समय पर उचित निर्णय लेगी और उससे सारी समस्याएं हल होंगी। बिल्कुल सर। सर, प्रदेश का युवा जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, प्रदेश का युवा सर, जैसे कोविड के समय का दौर जो हम लोगों ने देखा, काफी डिप्रेशन में है, नशे का आदी होता जा रहा है। तमाम ड्रग्स के बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं, आत्महत्या के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको लेकर के युवा आयोग क्या करेगा सर? देखिए, ये जो सारे मुद्दे हैं ये एक दिन में हल करने या हल हो सकने जैसे मुद्दे नहीं। एक सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है जी। और वो सोच में बदलाव लाने का काम धीरे धीरे ही किया जाता है। मुझे लगता है एक चीज़ जिस पर हम सभी अभी तुरंत काम कर सकते हैं, और आप लोग वो काम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको साधुवाद, बधाई भी दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ऐसे माध्यम जैसे आपका माध्यम है, जिससे युवाओं की बात पहुँच सके और युवाओं तक बात पहुँच सके। हम अगर सही प्रकार के रोल मॉडल्स युवाओं के सामने प्रस्तुत करने लगेंगे तो वो उसका अनुसरण भी करने लगेंगे, और अगर रोल मॉडल्स गलत तरीके के प्रस्तुत होंगे, हम कई बार एक क्विक फिक्स सोल्यूशन की तरह, जैसा OTT प्लेटफॉर्म्स पर, अन्य जगहों पर देख रहे हैं, अगर रोल मॉडल उस तरीके के होंगे तो फिर परिस्थितियां भी उस तरीके की बनेगी। तो एक सारे आयोग हो, सरकार हो, मीडिया हाउसेस हो, उनके सामने मुझे लगता है एक जो बड़ा करणीय कार्य है वो ये है कि आज के हमारे युवाओं के सामने ये ना माने हम कि युवा भटका हुआ है। वो बहुत अपना रास्ता ढूंढना जानता है, बहुत काबिल है, और आगे आप देखेंगे तो भारत को ऊंचाई पर ले जाएगा भी। वो ले जाने वाला हाथ और पैर वही होने वाले हैं, शायद हम जैसे लोग तो नहीं रहेंगे तब, तो वो लेकर भी जाएगा भारत को जहाँ जाना चाहिए। हम बस उनके सामने सही उदाहरण, सही प्रकार के रोल मॉडल्स प्रस्तुत कर सकें तो मुझे लगता है युवा अपना रास्ता खुद चुन लेगा। इसके लिए सर युवा आयोग भी कुछ कार्य कर रहा है क्या? जी, इसमें कुछ योजनाएं जो है मुझे लगता है कुछ समय में क्रियान्वित हो जाएंगी। जैसे हमने एक ऐसी योजना अभी क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है, उसका डेटा कलेक्शन शुरू हो गया है कि कॉलेजेस, स्कूल्स में पढ़ने वाले युवाओं के सामने प्रत्येक सप्ताह एक किसी व्यक्ति का चरित्र जाए, और वो व्यक्ति का चरित्र एक ही साथ, एक ही समय मध्य प्रदेश के हर स्कूल, हर कॉलेज में पहुंचे, और व्यक्ति का जब चरित्र पहुंचे तो हम उस व्यक्ति को जीने या मरने की तिथि से ना मनाएं, हम उसका जयंती या मरण दिवस से नहीं मनाएं,
उदाहरण के तौर पे हम कलाम साहब की चर्चा उस दिन करें जिस दिन भारत ने पहली मिसाइल अपनी छोड़ी होगी। हम सतीश धवन की चर्चा उस समय करें जिस दिन भारत स्पेस में कोई बड़ी सफलता अर्जित करता है, या अभी जैसे चंद्रयान छोड़ा था, तो जिस दिन चंद्रयान छोड़ने जाने वाला है उस दिन हम सब जगह बता सकें कि भाई एक सतीश धवन भी थे जिन्होंने कि इस तरीके का काम करा। तो चाहे आर्टिस्ट हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हों, चाहे क्रांतिकारी हों, आज के समय में कंटेम्प्रेरी भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी की जानकारी जा सकती है। तो एक प्रयोग जैसा शुरू कर कर ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित कर कर उनके काम के दिन पर उनकी चर्चा की जाए, ये एक प्रयत्न शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है इससे सुखद परिणाम निकलेंगे। बहुत अच्छा प्रयास सर आप कर रहे हैं। सर, युवा आयोग के अध्यक्ष के नाते जब तक आपका अभी तक जितना भी कार्यकाल रहा है, आपके सामने जो चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आई है, और आप आने वाले समय में क्या आयोग के अध्यक्ष के तौर पे क्या युवाओं के लिए एक जो मन में बहुत अच्छी कोई स्कीम आपके मन में हो कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप बता सकते हैं? देखिए, अभी नई रचना भी है तो उस रचना को जमने में भी अपना समय लगता है, और कई बार इस्टेब्लिशमेंट में जब कोई भी चीज री इस्टेब्लिश की जाती है, स्थापित चीज़ों में जब आपने कुछ चीज़ों की पुनर्स्थापना करनी है, तो उस समय उसकी जो अंग्रेजी में हम जिनको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, जो वो होती हैं, पर इससे रास्ता निकलेगा। एक हम अच्छा, जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि हम एक अच्छा कम्युनिकेशन माध्यम व्यवस्थाओं, सरकार और युवाओं के बीच खड़ा करना चाहते हैं, और ये कम्युनिकेशन का माध्यम कैसा होगा, किससे होगा, और फिर उस कम्युनिकेशन के आधार पर एक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, ये व्यवस्था बनाना आज के समय में तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है पहला कुछ समय और कुछ महीनों का समय शायद पहले इन सारी व्यवस्थाओं को अपनी जगह खड़ा करने में ही खर्च हो जाएगा। जी, तो सर, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया है। मेरे अब शायद तो पूरे प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं और आपने बखूबी उन सब का जवाब दिया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बखूबी ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। आपकी जितने भी जवाब हैं उन्हें समझ में आया होगा, और आपने जो बहुमूल्य बातें कही हैं वो अपने चरित्र में उतारेंगे, इसी में कामना करता हूँ। और इस सभी के लिए सर, आपने मतलब आपके इतने व्यस्ततम समय के लिए हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूँ कि युवा आयोग युवाओं के हर हित के कार्य को पूर्ण करेगा, और आगे भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।